दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ और शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। वीकेंड की तैयारी है यहाँ पर। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ्राइडे इवनिंग है, यानी कि कल सुबह सैटरडे हो जाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक व्यूअर ने लिखा था कि सर फ्राइडे हो गया है, अभी तक आपका HIV वीडियो नहीं आया, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कुछ उसी तरह की बात हो गई जैसे जब हम इंडिया में थे तो सुबह न्यूज़पेपर का इंतज़ार होता, चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने का जो मज़ा आता था और रोज़ की आदत पड़ गई थी। तो कुछ उसी तरह से आप लोग फ्राइडे को हमारे HIV वीडियो का इंतज़ार करते हो। सुन के अच्छा लगा। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में 2 वीडियो बनाऊँ। तो थर्सडे को मैंने वीडियो रिलीज़ कर दिया था पिछले हफ्ते 2 बनाने के लिए, तो तुरंत फ्राइडे करना मुश्किल पड़ा क्योंकि आज का जो टॉपिक है थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इसमें थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में मुझे पहले ज्ञान था ही नहीं। तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, आधा समझ में आया, आधा अभी तक समझ में नहीं आया है। तो आपको आज हाई लेवल में बताने वाला हूँ। एक नई डिस्कवरी इंडिया से हुई है, आविष्कार। इसके बारे में आविष्कार तो नहीं कह सकते, डिस्कवरी को क्या कहते हैं हिंदी में, खोज। तो इस खोज के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, लेकिन दोबारा इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जब मुझे फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके बाद। और दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ हफ्ते में 2 वीडियो डालने की, लेकिन थोड़ी मुश्किल पड़ रही है। तो फ्राइडे को शायद वीडियो नहीं आएगा, लेकिन थर्सडे को आ सकता है या सैटरडे को आ सकता है, लेकिन हफ्ते में 2 आ जाएगा। ऐसा मेरा प्लान है और होना चाहिए आगे चलकर। और दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली 2 नए कॉन्सेप्ट है। एक है सर्क RNA, CIRC RNA, और दूसरा है माइक्रो RNA। ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ेगा ताकि हम इंडिया से जो खोज हुई है उसके महत्व को पहचान सकें और उसके वजह से थेरेपी कैसे आ सकती है उसको हम जान सकें। तो आज का वीडियो मैं आपको ये सब कॉन्सेप्ट के थ्रू वॉक थ्रू कराऊंगा, और जो खोज हुई है किसने किया है, कहाँ पर इंडिया में ये खोज हुई है, और इस खोज की वजह से HIV की थेरेपी किस तरह से निकल सकती है और उस थेरेपी बनने को कितना टाइम लग सकता है। ये सब के बारे में मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, आपके सहायता की ज़रूरत है इस चैनल को। हमें अभी 2000 पहुंचने में थोड़ा ही बाकी है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा 2000 सब्सक्राइबर्स का नंबर हो जाए। और दूसरी बात यह है कि हमें साल के अंत तक 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि हम फुल जोश से काम जारी रखें। और उसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप सब्सक्राइबर हैं, सालों से आप हमारा वीडियो देखते हो, तो अभी नेक्स्ट लेवल पे आ जाइए, ज्वाइन बटन दबाकर सब्सक्राइबर बन जाइए। 1 तारीख से नया महीना शुरू होता है, 1 तारीख को ज्वाइन हो जाइए और हमारा जो मेंबरशिप लेवल है उसको 100 तक पहुंचा दिए साल के अंत तक। तो अभी सिर्फ 2 महीने या 3 महीने बाकी है, तो आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो इसके अलावा चलो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा रिवीजन के साथ करना पड़ेगा क्योंकि सब नए नए लोग भी जुड़े हुए हैं। उनमें से किसी को थोड़े कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको समझा दूं। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो 46 क्रोमोसोम में से 23 फादर के पास से आते हैं, 23 मदर के पास से आते हैं, और दोनों मिलके 46 हो जाते हैं। और ये 46 क्रोमोसोम के अंदर ये जो 22 पैर्स है उसको ऑटोजोम्स कहते हैं, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति का जो व्यक्तिगत पहचान जो होती है, चेहरे का नक्शा, आँख, ये सब उसमें डिसाइड हो जाता है। लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम का पैर होता है, जो एक माँ के पास से और एक फादर के पास से आती है, माँ के पास से हमेशा X क्रोमोसोम आती है, फादर के पास से X या Y दोनों में से एक आ सकता है। अगर फादर के पास से X आ जाए तो इंसान के पास 2 X होती है और वो फीमेल, और अगर फादर के पास से Y आए तो इंसान के पास XY होती है तो वो मेल बन जाते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशन है वो XY पैर, लास्ट 23rd वाला पैर जो क्रोमोसोम है उसकी वजह से होता। और इन क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स में इंस्ट्रक्शन रहती है कि एक प्रोटीन किस तरह से बनाने का या सेट ऑफ प्रोटीन कैसे बनाने का, वो इंस्ट्रक्शंस जीन्स के अंदर रहती है। और हर एक इंसान का जो आँखों का कलर है, बाल का कलर है, वो सब भी उसी में रहता है। इंसान के अंदर 25,000 जीन्स तो पक्का है ही,
इतना तो हिसाब लगा दिया है। अभी भी रिसर्च जारी है फाइंड आउट करने के लिए टोटल कितने होंगे, क्योंकि इंसान का डीएनए काफ़ी बड़ा है और उसको स्टडी करने को टाइम लगता है। लेकिन हमारे पास अभी आधुनिक यंत्र है जिसको जीनोमिक सीक्वेंसर्स कहते हैं, वो एक दिन में पूरा जीनोम सीक्वेंस कर देता है। सॉफ्टवेयर है जो सीक्वेंस जीनोम का डेटा निकाल के उसको एनालाइज करने को मदद करता है। तो मेरे ख्याल से और इस साल भर में हमें पूरे जीन्स का हिसाब मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीन्स जो है वो अपनी एक कॉपी बना के बाहर फेंकती है, उसको एमआरएनए कहते हैं। डीएनए के बाहर फेंकती है, उसको एमआरएनए कहते हैं। क्योंकि अगर शरीर में कोई भी तरह की पीड़ा हो तो जिस सेल को पीड़ा होती है वो डीएनए को कहती है कि इस तरह की पीड़ा हुई है, और उसके हिसाब से डीएनए जो है सही जीन को बोलता है कि आपका एक कॉपी बाहर फेंके, हमें आपकी प्रोटीन चाहिए। तो वो जीन जो है वो एमआरएनए यानी कि उसका कॉपी बना के बाहर फेंकती है एमआरएनए जो है वो प्रोटीन की रेसिपी है। और हमारे सेल के अंदर टीआरएनए होती है जो एमआरएनए को पढ़कर वो प्रोटीन बना देती है। तो ये जो होल प्रोसेस है इसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। अगर आपका जीन डिफेक्टिव हो तो जीन की रेसिपी एमआरएनए भी डिफेक्टिव होगी, और एमआरएनए डिफेक्टिव हो तो उसमें से जो प्रोटीन बनती है वो डिफेक्टिव होगी, और डिफेक्टिव प्रोटीन की वजह से जेनेटिक डिजीज़ेस होते हैं, जैसे सिकल सेल डिजीज़ है या कोई और डिजीज़ है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये सब इसकी वजह से होती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रक्रिया है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, और आज पहले बार मुझे पता चला, क्योंकि आज का आर्टिकल के लिए मैंने जो स्टडी किया उसमें मुझे पता चला कि सर्क आरएनए नाम की कोई चीज़ है, CIRC आरएनए यानी कि सर्कुलर आरएनए। तो 2010 को साइंटिस्ट लोगों ने सर्कुलर आरएनए का खोज किया, और अभी भी वैज्ञानिक लोग उसके जो क्रिया है या काम है या वर्क है या फंक्शन जो है सेल के अंदर उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और उनके पास 3 या 4 ऐसा उसका जो सर्क आरएनए का क्या काम है वो उनको पता है, 3-4, लेकिन और भी काम हो सकते हैं उनके सेल के अंदर, उसके बारे में अभी भी खोज जारी है। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई कि सर्क आरएनए कहाँ बनता है और किस लिए बनता है, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। ये क्या एक्सीडेंटली बनता है कि हमेशा बनता है? तो इसकी मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जैसे मुझे नॉलेज आ जाएगी इसके बारे में तो मैं दोबारा यही वीडियो बनाऊंगा फुल डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए। वैसे सिंपल में समझाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा समझ में आता है मुझे कि सर्क आरएनए जो है वो एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। जैसे कि हम स्पॉन्ज को अगर पानी पे रखें तो स्पॉन्ज पानी को चूस लेता है, उसी तरह सर्क आरएनए जो है पानी के बजाय स्मॉल आरएनए नाम की चीज़ है, माइक्रो आरएनए, उसको चूस लेता है। माइक्रो आरएनए जो है वो एक छोटे छोटे आरएनए का मॉलिक्यूल है जो लगभग 20 या 25 न्यूक्लियोटाइड वाला लंबाई का मॉलिक्यूल होता है। और वो जो है माइक्रो आरएनए वो एमआरएनए में सुनिश्चित जगह पर जाकर चिपकता है, और उसका काम है कि एमआरएनए जो प्रोटीन बनाता है उसका नियंत्रण करने का। तो अभी तक वैज्ञानिकों ने माइक्रो आरएनए के तीन काम ढूंढ निकाले, फंक्शंस ढूंढ निकाले कि वो 3 चीज़ें कर सकता है सेल के अंदर। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ वो करेगा गिवन एमआरएनए के अंदर। तो उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि समझ लीजिए एक एमआरएनए का काम है अमुक प्रोटीन बनाने का। तो अगर ये माइक्रो आरएनए जो है वो एमआरएनए में शामिल है, तो माइक्रो आरएनए ऐसा कर सकता है कि एमआरएनए की जो प्रोटीन बनाने की क्षमता है उसको बिल्कुल ठप कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो पावर है। तो वो एक चीज़ कर सकता है। दूसरा चीज़ वो ये कर सकता है कि एमआरएनए की जो प्रोटीन बनाने की क्षमता है उसको कम कर सकता है, ताकि 100% प्रोटीन बनाने के बजाय वो 50% बनाए या 10% बनाए। और तीसरा वो ये भी कर सकता है कि एमआरएनए को बिल्कुल नाकाम कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें वो कर सकता है, और उसकी वजह से उसका सुनिश्चित रोल है। अगर वो ठीक से काम नहीं करे तो शरीर में ठीक से प्रोटीन नहीं बने, यानी प्रोटीन जो बनेगा वो सही बनेगा लेकिन सही मात्रा में नहीं बनेगा, या तो बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से वो काम करता है। और अभी इंडिया से जो खोज आई है
जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो भोपाल में है, वहाँ से खोज आई है कि एक HIV में एक सर्कुलर RNA है जिसका नाम है CI-TRAN। और इसका काम ये है कि HIV वायरस जो मल्टीप्लाई करता है उसको सेल के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए सहायता देने का काम है इसका। तो डॉक्टर अजीत चांडे करके है जो IISR में है, उन्होंने कहा कि सर्कुलर RNA जो है वो बहुत ही मुश्किल है ढूंढ निकालना, क्योंकि HIV वायरस का जीनोम जो है काफ़ी बड़ा है, और जब HIV वायरस एक्टिव है तभी उसका जीनोम को स्टडी करने के टाइम सर्कुलर RNA जो है बहुत दुर्लभ है, यानी कि बहुत रेयर है, तो उसको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसे ढूंढ निकालने के लिए उनको एक बहुत ही स्पेशल तरीके का एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ा जिसको SERC कहते हैं। तो जब भी SEQ आता है उसका मतलब है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग मीन्स आप जो जीन्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका हिसाब लेते हैं कि कौन से न्यूक्लियोसाइड के बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड आता है, जैसे TAGTC ये जो है अल्फ़ाबेट्स वो किस तरह से अरेंज हुए हैं, तो वो सीक्वेंस करने को सीक्वेंसिंग कहते हैं, जीन सीक्वेंसिंग। तो इनका एक नया सीक्वेंसिंग मेथड आया है CIRC और इसकी वजह से उन्होंने सर्क RNA जो है HIV के अंदर CI-TRAN उसकी खोज लगाई और उसके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने निकाला, और उन्होंने पाया कि CI-TRAN जो है ये थोड़ा HIV को बहुत अच्छी तरह से मदद करता है ताकि HIV जो है वो मल्टीप्लाई कर सके। तो जो HIV जब ह्यूमन सेल के अंदर जाता है तो वो एक तरह का एक प्रोटीन छोड़ता है जिसका नाम है VPR। ये जो VPR प्रोटीन है ये CI-TRAN की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, और CI-TRAN की मात्रा जब बढ़ती है तो CI-TRAN जो है हमारे सेल के अंदर SRSF1 नाम की एक मॉलिक्यूल है उसके साथ जाके वो बाइंड हो जाती है। तो उसके साथ बाइंड हो जाती है तो SRSF1 जो है वो नाकाम हो जाती है। SRSF1 हमारे सेल के अंदर इसलिए है कि अगर हमारे सेल के अंदर कोई RNA आ जाए तो RNA जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो जाए ताकि वायरस आगे बढ़ नहीं सके, तो उस चीज़ को ठप कर देता है ये सर्क RNA जो प्रोटीन रिलीज़ करता है, और वो प्रोटीन SRSF1 को जाके चिपक जाता है और SRSF1 को नाकाम कर देता है। अगर SRSF1 नाकाम ना हो तो HIV का RNA को ट्रांसक्राइब होने को नहीं देगा। अगर HIV का RNA ट्रांसक्राइब नहीं हुआ तो इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है खोज हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने की है, और उन्होंने एक और भी खोज की है। उन्होंने एक प्रोटीन ढूंढ निकाली है, प्रोटीन तो नहीं, मैं कहूँगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल ढूंढ निकाली है। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एक ऐसा काम करता है कि वो SRSF1 जो है बिल्कुल उसी की तरह काम करता है, लेकिन ये HIV का CI-TRAN जो है उसके चंगुल में नहीं आता। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर आपके सेल के अंदर HIV आ गया और उसने SRSF को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, SRSF1 को, फिर भी ये स्मॉल मॉलिक्यूल अगर उधर जाए तो वो HIV का रेप्लिकेशन को बंद कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर सकता है। तो ये है खोज, यानी कि इन्होंने ढूंढ लिया है कि किस तरह से HIV जो है पूरा चकमा दे देता है अपने सिस्टम को और रेप्लिकेट होता है, और एक और सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है कि उसको किस तरह से बंद करे, बराबर। तो आप अभी सोचोगे कि अगर ये हो गया है तो चलो क्योर आ गया है, जल्दी से दवा बना के हमारे को दे दो। तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसमें टाइम क्यों लगेगा। निराश नहीं हो जाइए, थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन निराश होने जैसी कोई बात है ही नहीं। मैं आपको ये रिसर्च के बारे में बताता हूँ। देखिए, दो चीज़ होती है, एक होती है साइंस और एक होती है टेक्नोलॉजी। साइंस का मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देखो और आपको पता चलता है कि इतना फ्यूल जलाएंगे तो इतना थ्रस्ट मिलेगा, लेकिन वो फ्यूल को सही तरह से रॉकेट के अंदर डाल के और उसको सही तरह से थ्रस्ट दे के रॉकेट में फिन्स और वजन सब बराबर मैनेज करके फिर उसको सीधे ऊपर स्पेस तक भेजना और कितनी ऊर्जा रहनी चाहिए, ये सब जो करना है वो टेक्नोलॉजी हो जाता है।
तो अभी जो है हम साइंस स्टेज में है, जहाँ पर वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि सेल के अंदर SRSF1 को HIV नाकाम कर देता है, और SRSF1 जो काम करता है उसी काम करने वाला एक स्मॉल मॉलिक्यूल उन्होंने ढूंढ निकाला है, जो अगर सेल के अंदर डाल दे तो HIV को बराबर ट्रांसक्राइब होने से रोक सकता है। अगर HIV ट्रांसक्राइब होने से रुक गया तो फिर HIV आपका सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो ये सब नॉलेज जो है, इसको मैं साइंस कहूँगा। ये टेक्नोलॉजी कब बनता? ये टेक्नोलॉजी तब बनता है जब एक दवा की तरह आ जाए, जो आप लोगे या तो इंजेक्शन की तरह या तो टैबलेट की तरह, फिर ये जो है आपको क्योर करेगा। तो इसमें स्टेप्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आविष्कार हुआ है ये हुआ है इन विट्रो, यानी कि या तो टेस्ट ट्यूब में हुआ होगा, नहीं तो पिटरी डिश में हुआ होगा, यानी कि शरीर के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में या पिटरी डिश के अंदर हुआ होगा। ये जो है प्री क्लिनिकल स्टडी कहलाता है। और इसके बाद एनिमल स्टडीज़ होंगी, जिसमें ये पूरा तय करेंगे कि किस तरह से हम ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है इसको एनिमल के शरीर के अंदर डालें। ज़्यादातर ह्यूमनाइज्ड माउस मॉडल रहती है, नहीं तो सिमियन HIV के ऊपर वो टारगेट करते हैं, जो बंदर का HIV होता है। तो उसके लिए उनको एक कैरियर बनाना पड़ेगा। कैरियर का मतलब है ये मॉलिक्यूल को एक वाहन में डालनी पड़ेगी, जो वाहन ये क्षमता रखती हो कि CD4 टी सेल के अंदर भी जा सकती है, मैक्रोफेजेस के अंदर भी जा सकती है, और डेंड्रिटिक सेल के अंदर भी जा सकती है। तो ये क्षमता उसको चाहिए। ज़्यादातर लोग एडेनो एसोसिएटेड वायरस या लेंटी वायरस में पेलोड को पैक करके भेजते हैं जब CRISPR-Cas9 की बात होती है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल ये कैसे भेजने वाले हैं मुझे पता नहीं। तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरह का व्हीकल यूज़ करने वाले हैं। उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि ट्रीटमेंट किस तरह से होगा पेशेंट को, टैबलेट फॉर्म में होगा कि इंजेक्शन फॉर्म में होगा कि ड्रिप के फॉर्म में होगा, इंट्रावेनस। तो वो सब वो डिसाइड करेंगे। और एक बार वो डिसाइड हो गया तो एनिमल मॉडल्स में पहले करेंगे। एनिमल मॉडल्स में सक्सेस हो गया तो फिर वो FDA के पास जाएंगे और उनका प्री क्लिनिकल ट्रायल में पिटरी डिश का पूरा रिज़ल्ट और एविडेंस, एनिमल मॉडल्स का पूरा रिज़ल्ट और एविडेंस सब देने के बाद FDA बोलेगी चलो आप अभी फ़ेज़ 1 ट्रायल कर सकते हो इंसानों के ऊपर। तो फ़ेज़ 1 ट्रायल में वो सेफ्टी देखेंगे। फ़ेज़ 2 ट्रायल में डोज एस्केलेट करके डोज ऐसा निकालेंगे जिससे हर एक व्यक्ति को डोज देने से वो ठीक हो जाए। तो ये सब स्टेप्स आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों निराश नहीं होना, आप बिल्कुल निराश नहीं होना, क्योंकि बहुत लोग जो है अपनी खुद की निराशा हमारे कमेंट सेक्शन में आके निकालते हैं और सबका दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप निराश हो तो काउंसलर के पास जाइए, लेकिन कृपया करके कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं डालिए, क्योंकि जब तक आपका माइंड अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, ज़िंदगी आसान है और सब अच्छा ही होगा। लेकिन जब आपका माइंड ख़राब रहता है तो आप उसको व्यक्तिगत रख लीजिए, काउंसलर के पास जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। बाकी के जो लोग खुश है, जो आशावादी है, उनको निराश नहीं कीजिए, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूँ क्यों आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि AGT 103-T जेफ गैल्विन ने बोला था 2026 के बाद आएगा, तो मैं पकड़ता हूँ 2027 में आ जाएगा, ठीक है। तो जेफ गैल्विन ने कहा है, मैंने नहीं। दूसरी बात, EBT 101 को फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन मिल गया है, फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि EBT 101 भी 26 के एंड या 27 में आनी ही चाहिए। उसका जो है फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन मिला है, इसका मतलब है FDA का उसके ऊपर बहुत भरोसा है कि हो सकता है, ठीक है। तो 2 कैंडिडेट हो गए। अब ये तीसरा इंडिया वाला जो फटाफट बन सकता है, राइट। तो 3 है इधर कैंडिडेट। उसके अलावा ASC 22 है, चाइना में बन रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स है, और ART तो ऑलरेडी है, बराबर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इतने साल इंतज़ार किया है, थोड़ा साल और सही, देर पर दुरुस्त, सब आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ पर मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फ्राइडे है, फ्राइडे रात 9 बजे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे को रात को 10:30 बजे मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। रात के 10:30 बजे यहाँ का, सैटरडे रात के 10:30 बजे, यानी कि आपका रविवार का सुबह होगा। तो रविवार का सुबह होगा, हाँ, तो आपका रविवार का सुबह होगा। ये जो लाइव स्ट्रीम होने वाली है, इसमें पहली बार मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों
जॉइन करना चाहता हूँ चैनल को अलग करने के बाद, क्योंकि इंग्लिश में मैंने बिल्कुल लाइव स्ट्रीम नहीं की है, तो मैं उनके साथ भी लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ, लेकिन आपके साथ भी करना है। तो इस लाइव स्ट्रीम में जो भी सवाल इंग्लिश में आएगी उसका मैं आंसर हिंदी में भी दूंगा, और जो सवाल हिंदी में आएगी उसका आंसर मैं इंग्लिश में भी दूंगा। यानी कि इंग्लिश वालों को इंग्लिश में जवाब मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, मैंने क्या जवाब दिया, वो मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। और हिंदी में जिसने सवाल और जवाब पूछा उसको हिंदी में जवाब मिल जाएगी, और इंग्लिश वालों को मैं वो सवाल एक्सप्लेन करके उसको जवाब भी बता दूंगा। तो दोस्तों ये मेरा प्लान है, आप ज़रूर आ जाइएगा। तो टोरंटो के टाइम, यानी कि हमारे यहाँ का टाइम, मैं टोरंटो में हूँ, यहाँ का सैटरडे के रात को 10:30 बजे मैं लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाला हूँ। यानी कि आपका रविवार के सुबह का टाइम होगा। आपका आईफोन जो है उसमें देख लीजिए, जो टाइम का एप्लीकेशन है, ये जो टाइम का एप्लीकेशन है, वर्ल्ड टाइम का एप्लीकेशन जो है, इसमें देख लीजिए कि मुंबई में कितना बज गया। अभी रात को आज सुबह 6:32 है मुंबई में, यानी कि शनिवार का सुबह 6:32 है, और मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्राइडे नाइट 9 बजे। तो हमारे दोनों के बीच में 9.5 घंटे का फ़र्क है, यानी कि मेरे हिसाब से। तो आप वो देख लीजिए और टाइम से आप पहुँच जाना, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। दोस्तों अभी मंथ का आखिरी दिन आने वाला है, 1 को आप ज़रूर मेंबर बन जाइए। मुझे 100 मेंबर्स की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ 14 मेंबर्स है, 100 की ज़रूरत है, 86 की कमी है। आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए ताकि हम ये HIV का ज़ोर शोर से प्रोग्राम चालू रख सके और संख्या बढ़ा सके। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।